नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। लेकिन जो टॉपिक है वो है ईएसओपी। हम सब जानते हैं जो स्टॉक जो है वो एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। इसका बेसिकली नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और इसको प्लान कह सकते हैं। इसके तहत अपने एम्प्लॉय को कंपनी शेयर इशू कर सकती है बोर्ड अप्रूवल के थ्रू। तो आज हम एक ऐसी कंपनी पे चर्चा करेंगे और साथ में इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे जो क्या ईएसओपी जो है, क्या ये इनडायरेक्टली कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाने से काम करती है या केवल और केवल मार्केट को दिखाने की पर्पज। आज की लर्निंग में स्टार्ट करते हैं। कंपनी है जेएसएल। बेसिकली ये जिंदल स्टील जो है ना, वो जिंदल स्टेनलेस स्टील वाली कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को अच्छी खासी अभी कह सकते हैं कि ईएसओपी के माध्यम से काफ़ी सारे शेयर्स दिया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसा अभी तक रहा है और कैसा ग्रोथ का जो परफॉर्मा है वो किस दिशा में चलती दिखी है। तो आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के और इनकी प्रोडक्टिविटीज को लेकर। यहाँ पे देखा गया, मैं रिसेंटली की बात करूं तो इनका कामकाज स्टेनलेस स्टील जैसे दर्ज करती है और इनकी वेबसाइट्स पे आने के बाद लगता है कि ये शायद ये कहते हैं कि आवर ई कॉमर्स पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर इज नाउ ऑनलाइन। अब शायद यहाँ पे जो है वो ई कॉमर्स पोर्टल भी शायद ई कॉमर्स के माध्यम से शायद अपनी प्रोडक्टिविटीज को सेल करती है, इसलिए यहाँ पे अक्सर डेटाबेस कहती है। कंपनी का जो कारोबार है वो स्टेनलेस स्टील में है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और मार्केट में सेलिंग तक का कामकाज करती है। अपने निवेशकों को लेकर के भी जो अभी चर्चा हो रही थी उसको भी हम एक बार ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और इनकी चार्ट लेवल में ये देखा गया कि पिछले एक साल की चार्ट लेवल जो था उसमें एक कहते हैं कि सपोर्ट लाइन लेने के बाद मार्केट नियर अबाउट तो फिर से सपोर्टिंग के आसपास गुजरने की कोशिश करती नजर आई है। क्या लगता है कि इसके बेसिस पे मार्केट इसको जो सपोर्टिंग लाइन था वहां तक आकर के तक रुक जाएगी या फिर उससे ज्यादा गिरने के चांसेस क्रिएट हो पाए। इसके अलावा जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, जो अपने एम्प्लॉय को क्या दिया है उसको लेकर जब हमने देखा यहाँ पे डेटाबेस में, तो एक तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ इनके प्रोमोटर्स ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो कुछ कंपनियां थी उन्होंने अपने स्टेक को धीरे धीरे करीब कुछ बढ़ाया है, कुछ घटाया है और इस तरह की चीजें सामने दिखी है। यदि हम एम्प्लॉय अभी चर्चा करें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की, इसके माना जाए तो ये कंपनी ने अभी रिसेंटली की बात करूं तो 30 तारीख के बाद है, 2-3 दिन पहले की बात होगी। अपने एम्प्लॉय को ये कुछ दिया है और ये किसको देती हैं पता है? अपने लेबर क्लास के एम्प्लॉय को नहीं देते हैं। ये देते हैं सीनियर मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल भी होता है इस चीज़ों को लेकर के। मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ। एक नॉर्मल सी जो कि जनरल बातें हैं उसको इंक्लूड करता हूँ। अब जो ज़्यादातर कंपनियां हैं उनकी जो मैनेजमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय जिसको कहते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो सीनियर पर्सन है वो कंपनी के प्रमोटर से बिलोंग करते हैं। अब प्रमोटर का इनडायरेक्टली क्या होगा? यदि कोई कंपनी अपनी उसी एम्प्लॉय को इस स्कीम में शेयर अलॉट करे जो कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उस या उससे रिलेट करते हो, उसके लिंक उनके रिलेटिव से बिलोंग करते हो, शायद उनमें अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि प्रमोटर और उसके ग्रुप वाले का ही होल्डिंग बढ़ती है। मार्केट में आम निवेशकों का जो वैल्यूशंस था उसमें डिक्लाइनिंग देखने को मिला और उसके लिए कुछ लॉकिंग पीरियड भी रखी जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो 30 तारीख के डेट में कंपनी ने अप्रूवल दिया कितने शेयर का? कहती हैं जो 12,42,000 इक्विटी शेयर को ये इन्होंने अपनी अप्रूवल दिया कि वह अपनी हम एम्प्लॉय को ये बांटने की देंगे, अपने सीनियर एम्प्लॉय को देंगे। और उसमें ये दर्ज करती है जिनमें क्या क्या कुछ ऑप्शन इन्होंने रखा कि कुछ जो शेयर हैं खास करके वो कहते हैं कि हम 6,21,000 जो शेयर हैं
वो हम क्या करेंगे और उसको दो डिवाइड में उन्होंने डिवाइड किया है दो अलग अलग पार्टों में, जो 12 लाख शेयर था उसमें एक को लेकर कहती हैं कि ये आरएसयू की तरफ जाएगा, एक ईएसओपी की तरफ थ्रू जाएगा। और उसमें एलिटिव एम्प्लॉय की बात उन्होंने कही, जहाँ पे कहते हैं कि हम करीब जो 12 लाख शेयर थे उसमें से 2 रुपये इस जो फेस वैल्यू है उसके मुताबिक हम इसको करेंगे, उसमें कुछ कन्वर्टेबल है और इक्विटी शेयर में। और इसमें एक चीज़ और कहती है कि कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो शेयर हैं वो तो फेस वैल्यू पे ही देंगे, और जो 50% का शेयर है जो करीब 6 लाख के आसपास की बात, वो 50% डिस्काउंट प्राइस फ्रॉम द लास्ट ट्रेडिंग सेशंस। अर्थात कह सकते हैं कि उस टाइम पे प्राइस देखा गया कि 368 रुपये के आसपास से, तो कहते हैं डिस्काउंट ऑफ द 50% फ्रॉम द क्लोजिंग मार्केट प्राइस, और उसके हिसाब से उन्होंने दिया, और बाकी 2 रुपये के फेस फेस वैल्यू पे इशू के इसमें लॉकिंग पीरियड भी रखा जाता है, खास करके देखा जाए तो टोटल 3,17,000 शेयर को अभी इन्होंने कहा कि हमने हैज़ बिन वेस्टेड एज पर द वेस्टिंग शेड्यूलिंग किया है इसको लेकर के। और फिर वो 4th ईयर के लिए 4 साल के लिए कहते हैं, जो ऑल ऑप्शंस जो हैं वो करीब एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ये पीरियड ऑफ द 4 साल के लिए उसका टाइम फ्रेम रखा गया है। आगे चल के फिर वो पोस्ट क्लोजिंग की बात उन्होंने रखी थी चीज़ों को लेकर के। चलिए आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इसे स्टॉक को लेकर के, जो पिछले 5 सालों की ट्रेंडिंग में देखा गया कि नियर अबाउट यदि हम इसकी चार्ट को देखें तो चार्ट एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती दिखी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होती दिखी है। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन रहा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेटवर्थ की पोजीशन है उसके कंपैरिजन दो जो कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो काफ़ी बेटर साबित होती नज़र आई है, जबकि जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट था उतना ज़्यादा दर्ज नहीं करती दिखी है। यदि हम ओवरऑल कंसोलिडेट डेटा भी देखें तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि दोनों का ट्रेंडिंग सेम रहा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेटा एज पर द कंसोलिडेट डेटा। मार्केट की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इनका जो बुक वैल्यू रहा वो कंपनी का 188 था, इंटरेंसिक वैल्यू 439 के आसपास, मार्केट की करंट प्राइस करीब 682 के आसपास की बात किया जाता है, जबकि हायर टू हायर 848 रुपये तक इनकी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, लोअर साइड 514 के आसपास गई थी। इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे इस कंपनी का पीई को देखें तो नियरली कह सकते हैं कि यहाँ से करीब 20% हाइक यहाँ पे भी का आंकड़ा दर्ज करती है अर्निंग पर शेयर पे। कंपनी में जो प्रमोटर का कंट्रोल है आज भी करीब 60% से ज़्यादा की कंट्रोल की बात कहती है। साथ में यदि हम मार्केट की कैप देखें तो मार्केट कैप भी करीब 56,000 करोड़ के आसपास क्रिएट करती है। साथ में चाहे वो इनकी डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए या करंट रेशियो के नंबर को देखा जाए, साथ में कंपनी का खुद का रिस्क फैक्टर देखा जाए, तो ये सिंपल से लगता है कि कंपनी करीब 122% की रिस्क है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट को लेकर के। और ओवरऑल जो 56,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, अपने बिजनेस में 6% के आसपास जो प्रॉफिट है टोटल इनकम है उसको सेव कर पाती है, चाहे वो इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आए या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही क्यों ना निकल के आए, इन सभी मिला करके ऑलमोस्ट 6% के आसपास की सेविंग करती है। अगला कड़ी कहता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस में जहां तक ट्रेंडिंग का मूव था तो ये देखा गया कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट था उसमें अप डाउन की सिचुएशन के साथ साथ अच्छी खासी रैली क्रिएट करती नजर आई कुछ सालों के डेटाबेस में। उसके मुताबिक प्रॉफिट भी अच्छी खासी क्रिएट करती नजर आई। स्टैंडअलोन इसका क्वार्टरली डेटाबेस को देखा है तो करीब करीब 9,700 करोड़ के आसपास पहुंची, जो कि इससे पहले भी कंपनी 10,000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी थी। तो इसको ये नहीं कह सकते कि कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस लेवल था क्वार्टरली बेसिस पे वो द टॉप ऑफ द पीरियड था, ऐसा नहीं था। प्रॉफिट को लेकर देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर देखा जाए तो वो भी नियर अबाउट 100 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ नजर आया है। कहाँ से? पिछले पीरियड के मुकाबले यदि आप कंपेयर करते हैं तो, लेकिन कुछ पीरियड से ऑन एवरेज दर्ज करती दिखी है। यदि सीजीआर के बेसिस पे देखेंगे कंपनी का जो कंपाउंडेड ग्रोथ को लेकर तो ये देखने को मिलती है कि कंपनी साल दर साल में कुछ पीरियड में तो अच्छी खासी रैली उनकी सेल्स में ग्रोथ दर्ज करती है। उसी जिस हिसाब से सेल्स का आंकड़ा था उसी हिसाब से हमने ये भी देखा कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था उसी अकॉर्डिंग निकल के आती है।
स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट था वो नियर अबाउट इन दोनों की रफ्तार के साइड से चलती नजर आई है। और साथ में ये भी देखा गया रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखा है तो वो भी नॉन एवरेज उसी के आसपास रही है। मतलब तीनों का ट्रेंड एक ही जैसा है, चाहे वो जो कि किसी कंपनी को लेकर हम कहते हैं ना, जो सेल्स आधार बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, और साथ में देखा जाए कि क्या उनका आउटस्टैंडिंग का पार्ट कम हो रहा है, जो कंपनी ने कर्ज लिया उसको लेकर के वो एसेट्स क्रिएशन में लगा हुआ था, तो इनको लेकर के ये सभी एक ही दिशा में दर्ज करती दिखी है। इस कंपनी में यदि रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो रिस्क फैक्टर के बारे में ये कह सकते हैं कंपनी में करीब 1 महीने के रिस्क फैक्टर है, और उससे ज़्यादा तेज तो ये है जो कंपनी खुद दूसरे को पेमेंट जो है करीब 4 महीने में देती है। अगली कड़ी कहता है कि क्या कंपनी ने जो कर्ज लिया था उसको लेकर के क्या आज के टाइम की सिचुएशंस क्रिएट करती दिखी है। तो कंपनी ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा की कर्ज है इनके पास, और उतने से ही ज़्यादा उनके पास वैल्यू है एसेट्स को लेकर के। और फिक्स एसेट्स अच्छी खासी 14,000 करोड़ से ज़्यादा की बातें कहती है। कुछ पार्ट इनको लेकर के ये भी गर्ज करती है कि इनके पास वर्किंग प्रोग्रेस में हो, इन्वेस्टमेंट की पार्ट हो, ये सभी इनको एक अच्छे नंबर के साथ बैलेंस शीट वेट की बात दिखती है, जहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट वेट में इंक्रीज देखने को मिला, वेटेज देखने को मिला। कंपेरिजन टू द यदि पेयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं जो कि इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं, जो स्टील्स लार्ज कैप लार्ज कंपनी के तौर पे, इसमें कि जेएसडब्ल्यू है या फिर टाटा स्टील जैसी कंपनी शामिल है, उन सभी कंपनियों में नियर अबाउट कह सकते हैं कि आज भी इनकी स्टॉक उन कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ता दिखता है, क्योंकि फंडामेंटली में जो कामकाज रहा वो एक नियर अबाउट द कह सकते हैं कि सस्टेन करती नजर आई है मार्केट में। जबकि एनालिसिस पार्ट में इनको लेकर के रिटर्न की पार्ट काफ़ी ज़्यादा कहते हैं, लेकिन रिस्क को लेकर के केवल एक इम्पैक्ट की बात कहते हैं कि भाई ये ना अपनी पोजीशन को डिक्रीजिंग करती है प्रमोटर। तो देखिए प्रमोटर डिक्रीजिंग भी कर दी है और यहाँ पे ये दर्ज करती है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कैसे वो ईएसओपी के थ्रू अपने पास शेयर ले भी लेती है, भले उनके पास लॉकिंग पीरियड 3 4 4 साल 5 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लेकर के जब निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में ये कह सकते हैं कंपनी में सबसे ज़्यादा यदि कोई निवेशक है तो वो एफआई की होल्डिंग्स दर्ज करती है। साथ में कहती है कि यहाँ पे डीआई की भी होल्डिंग 5% से ज़्यादा की बात करती है। आम निवेशकों के पास भी करीब 10% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात कहती है। इसके अलावा यदि कंपनी के उन पार्टों को देखें जो आम पब्लिक के पास होल्ड होती है, उस आम पब्लिक में 10% की होल्डिंग में करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे आकर्षित करता है। तो आज की लर्निंग में हमने इन पॉइंटों को समझने की कोशिश किया। जो एम्प्लॉय जो स्कीम होती है, एम्प्लॉय स्कीम में किसको बेनिफिट मिलता है और उससे फिर मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हिट करने की चांसेस बनती है, और साथ में क्या ये एक केवल गेम चेंजर के तौर पे बनती है या प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने में लगती है। इनडायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखती है। तो एक कंपनी को लेकर के हमने चर्चा किया जिसमें अच्छी खासी अभी ट्रेंड भी बना है मार्केट को लेकर के, अच्छी खासी रैली भी क्रिएट करती है अपनी स्टॉक को लेकर के। और पिछले कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक यदि हम देखें, जो हम बीएसई के डेटाबेस से ही लेते हैं, कैप्चर करते हैं, तो क्या कंपनी ने अपने निवेशकों को कुछ देती देती भी है क्या? तो कंपनी की तरफ से ये देखा जाए तो कंपनी अपने निवेशकों को करीब डिविडेंड भी देती है। 2023 में दिया था करीब 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, और 24 में 2 अभी तक 1 बार डिविडेंड दे चुकी है। तो ऑलमोस्ट 23-24 में डिविडेंड भी पे आउट करती दिखी है। स्टैनलैंड डेटाबेस के मुताबिक पिछले पीरियड से अच्छी खासी सस्टेनिटी की बात कहती है। और सालों दर साल की यदि बात करें तो पिछले 10 सालों में इनकी स्टॉक में रैली क्रिएट किया, करीब 3800% के आसपास की मूव दर्ज करती नजर आई है। लेकिन कुछ पड़ावों को लेकर के, कुछ पहलू पे यदि देखा जाए, कुछ स्टेज में देखा जाए तो कह सकते हैं कि शायद 6 महीने से लेकर के अभी तक का जो ट्रेंडिंग रहा था, जो हमने चार्ट लेवल पे देखा था कि इनका ट्रेंडिंग में पिछले 6 महीने से जो ट्रेंडिंग क्रिएट कर रही थी वहाँ पे लगातार डिक्लाइनिंग जो उसको दर्ज करती थी और लगातार बॉटम पे पहुंची थी। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट में फिलहाल तो भी बॉटम टू बॉटम को टच कर रहा है, क्योंकि मार्केट की फंडामेंटल ठीक है तो शायद बेटर करने के चांस क्रिएट करती है। बट हमारे साइड से कोई एडवाइजरी और रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पस। इसीलिए मैं कोई टेक्निकल ट्रेंड की बात करता हूँ विदाउट किसी इंडिकेटर को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।